Good afternoon to all. Please keep silent now. Today we are starting our topic continue enzyme. The last class we already discussed the definition of enzyme and classification of enzyme. Today now we going some objectives in this class: mechanism, actions of enzyme, and inhibitors of enzyme. I think you already discussed classification of enzyme. All 6 classes with suitable examples. Last class, na? So today now we going mechanism, action of enzyme. कि किस तरीके से एंजाइम मैकेनिज्म करेगा, वर्किंग का क्या प्रिंसिपल है, किस बेस के ऊपर एंजाइम वर्किंग करेगा। देखिए अपन ने देखा कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम? एंजाइम इज ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ये तो क्लियर पता अपने को ना, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। क्लियर? क्या डेफिनेशन क्या एंजाइम? बेसिकली होता क्या है कि अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में, तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है ना उनके लिए आपको सुटेबल पीएच अपना 7.38 टू 7.42 और एक निश्चित बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन जो रिएक्शंस होती है ना उनको कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनको माइनस में टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिसमें कि 100 टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा। तो आपकी बॉडी के ही पीएच पर, बॉडी के ही टेम्परेचर पर वो रिएक्शंस अपने को परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं अपन एंजाइम्स की। तो जो एंजाइम्स वो क्या करेंगे, अपने बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर करवाएगा विद बॉडी के टेम्परेचर एंड पीएच। लाइक एक एग्जांपल है एंजाइम्स लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है डायग्राम यहाँ तक है, इसमें देखिए कि विद एंजाइम है यहाँ पे और ये विदाउट एंजाइम। अगर आप विदाउट एंजाइम कोई भी वर्क करेंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो अपने को क्या होगा, मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन सेम रिएक्शन है, अगर आप विद सुटेबल एंजाइम प्रोसेस करेंगे तो अपने को जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो ये जो वाला एरो है यहाँ पे एनर्जी लेस है। जब अपन विदाउट एंजाइम कोई भी वर्किंग या कोई भी रिएक्शन करेंगे तो अपने को मैक्सिमम एनर्जी यानी मोर एनर्जी अपने को आउटपुट करना पड़ेगा। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर की रिएक्टेंट है, विद एंजाइम है और विदाउट एंजाइम है। एक्टिवेटेड एनर्जी विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम करेंगे तो एक्टिवेटेड एनर्जी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग रिएक्शन सेम है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जब अपन सबस्ट्रेट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट विद सुटेबल एंजाइम, ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो नेट एनर्जी का गेन है वो अपना क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने एंजाइम के साथ में रिएक्शन अकर करवाया तो आपका जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी वो क्या रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन विदाउट एंजाइम कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी अपने को आउटपुट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल दिया इन्होंने की एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विदाउट एंजाइम, सपोज कीजिए अपने को यहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही अपन इसको कट कर देंगे तो सेम है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम। विद एंजाइम में आपको एनर्जी का लेस रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको मोर रिक्वायरमेंट है। एंजाइम सबस्ट्रेट interaction, the enzyme molecules are much larger than the substrate. An enzyme processes the fixed binding site for its substrate known as the substrate site. The substrate bind to the site from an enzyme substrate complex. क्या होगा कि substrate plus enzyme is converting into product. अब मेन है कि आपने कुछ कंसेप्ट सुनोगे, व्हाट इज द कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। कोएंजाइम एंड कोफैक्टर सुना लास्ट क्लास में, नहीं बताया क्या होते हैं कोफैक्टर? नॉन प्रोटीन पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? देखो होता क्या है कि अपना एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का और इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम को उसको अपन क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे अपन, होलो एंजाइम। ठीक है, अपना देखिए यहाँ पे क्या आपके पास में सबस्ट्रेट है S1 S2, एंजाइम आएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम आपस में बाइंडिंग होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मैकेनिज्म और एक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि
की लॉक वाली थ्योरी आप सबने पढ़ी है, इंडिविजुअल लॉक है वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर की से ही ओपन होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंसेप्ट में क्या हुआ कि की लॉक वाली थ्योरी को डाउटफुल माना गया, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जिस अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट है ना, तो जिस अकॉर्डिंग एंजाइम है उसी अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन होगा और वो आपस में बाइंडिंग होंगे। तो बेसिकली जो अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजाइम की सबस्ट्रेट और एंजाइम किस तरीके से तो बाइंडिंग होंगे, किस तरीके से इनको रेगुलेट करेगा। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपने को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन कितना बनेगा प्रोडक्ट, सपोज कीजिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो गया है, अब अपने को क्या करना है, उसको इनहिबिट करना है। तो आप इनहिबिट कहां से करेंगे, रेगुलेशन कहां से होगा उसका, इनहिबिटर कहां से आएगा, वो सब सारी चीजें अपन मैकेनिज्म एक्शन में देखेंगे। The binding may bring to substrate in the close proximity, in their correct orientation, so the bound may be formed between of the two. सेम प्रोसेस है सब, जितने भी सारे डायग्राम आएंगे आपको सब चीजें दिखेगी। एक तो दिखेगा आपको एंजाइम, एक दिखेगा एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट आएगा, एक्टिव साइट के साथ में बाइंडिंग होगा, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट रिलीज होगा। लेकिन जो कंसेप्ट है कि जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे सबस्ट्रेट प्लस में एंजाइम का, यहाँ पे क्या होगा कि मॉडिफिकेशन होता है, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा की एक्टिव आ जाएगा, या तो क्या रहेगा कि सब साइट है वो सेम रहेगा, एंजाइम के ऊपर जो साइट है ना जिसको अपन बोल रहे हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का सेट और सबस्ट्रेट जो बाइंडिंग होने वाला है वो सेम शेप के रहेंगे तो ही बाइंडिंग होंगे। ये कंसेप्ट किसमें अंदर है, की लॉक वाली थ्योरी के अंदर है कि पर्टिकुलर जो लॉक है इंडिविजुअल ये सही ओपन होगा। The binding of a substrate to the enzyme may induce a strength to the substance so that a bond is broken and the substrate is split into two or more products. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट आया एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग होगा, सबस्ट्रेट प्लस में एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, देन क्या होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। On binding of two substrates to the enzyme, a chemical group may be transferred from one substrate to another substrate. क्या हो रहा है यहाँ पे A है, ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर आएगा, बाइंडिंग होगा, B और C आया यहाँ पे, ठीक है, स्टेट चेंज हो गया, A B के बीच में बॉन्ड बन गया, C रिलीज हो जाएगा, यानी क्या हुआ यहाँ पे ग्रुप का ट्रांसफर हो गया है। The catalytic action of enzyme may be main and of the cofactor and coenzyme and some amino acid ready in the substrate site. In the reaction catalyzed by carbonic anhydrase, cofactor catalyze the reaction. सबसे मेन है कि आपका जो एंजाइम है सबस्ट्रेट है कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। अब अपन क्या देखेंगे, जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से होता है। इनहिबिटर सुने हैं आपने, इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, है ना। तो जो इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम होते हैं वो किस तरीके से इनहिबिट करेंगे कि जो आपका एंजाइम है ना वहां पे दो साइट रहेंगी, एक साइड तो रहेगा आपका सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम वाला साइट रहेगा, एक अनदर साइट रहेगा जिसको अपन बोलते हैं रेगुलेटरी साइट या फिर अपन उसको बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। और जो एलोस्टेरिक साइट है ना वो भी क्या रहेगा, दो कैटेगरी का रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज कीजिए कि एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ में बाइंडिंग होना है, लेकिन जो एक्टिव साइट है वो भी शेप में नहीं है, यानी कि जैसा सबस्ट्रेट को रिक्वायरमेंट है वैसा नहीं है। तो पॉजिटिव इनहिबिटर को, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इनहिबिटर क्या करेगा, पॉजिटिव वाला तो साथ में आके बाइंडिंग होगा, जैसे ही बाइंडिंग होगा क्या होगा, साइट एक्टिव हो जाएगी बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ में। सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास में एंजाइम है, सपोज कीजिए मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट को यहाँ पे आके बाइंडिंग होना है, लेकिन अभी दोनों का जो एक्टिव साइट है ना वो सेम नहीं है, तो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम। अगर मैं कोई पॉजिटिव लेके आऊं, ठीक है, तो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव एलोस्टेरिक लेके आऊंगा मैं, तो क्या करेगा, साइट इसमें पीछे बाइंडिंग होगा, ये रेगुलेटरी साइट है सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेटरी साइट के ऊपर बाइंडिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, किस लिए ओपन होगा, बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ में, तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव अपन किस लिए बोलेंगे, नेगेटिव कैसे होता है, सपोज कीजिए सेम एंजाइम है, यहाँ पे सेम साइट है, ठीक है, साइट एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोनों बाइंडिंग हो सकते हैं, लेकिन पीछे से कोई भी क्या आएगा, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके बाइंडिंग हो जाएगा और वो क्या करेगा कि जो सरफेस है उसको इनएक्टिव कर देगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव हो गया ना यहाँ पे फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक से क्या हुआ, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम, तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव।
मॉडल ऑफ एंजाइम कंफर्मेशन क्या है? द फर्स्ट मॉडल वर्ड फीचर आल्सो नोन एज द राइट टेम्पलेट मॉडल है। ठीक है, दूसरा क्या है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी है। फीचर को आपने बताया कि इंडिविजुअल की है वो पर्टिकुलर कंफर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, लॉक एंड की टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम, कॉम्प्लीमेंट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, इंडिविजुअल लॉक है, पर्टिकुलर की सही ओपन होगा। एंजाइम की सरफेस है, ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट भी है, सेम है, दोनों आपस में बाइंडिंग हो जाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम का साइट है वो, ऐसा जरूरी नहीं कि एंजाइम की जो साइट है सेम हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जिगजैग टाइप में भी हो सकता है, लेकिन जो मेन है कंसेप्ट वो क्या है कि दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम जहां से एक्टिव साइट है वो दोनों का सेम होना चाहिए ताकि उसमें फिट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। जैसे यहाँ पे लॉक है तो पर्टिकुलर लॉक है, यहाँ पे जो की है वो कौन सा लगेगा? थर्ड नंबर वाला ओपन होगा। Our future model did not agree with certain experimental findings obtained later on. It was seen the conformation of enzyme underwent a changing with the combined with its substrate. कुछ ऐसा कंसेप्ट आया कि जिसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि फ्यूचर मॉडल है क्लियर है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो एंजाइम है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, ठीक है, वहां पे कंफर्मेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जैसी साइट का रिक्वायरमेंट है वैसी साइट का फॉर्मेशन हो रहा है और एंजाइम प्लस में सबस्ट्रेट दोनों कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे कि सबस्ट्रेट है, एंजाइम में बिफोर सबस्ट्रेट बाइंडिंग है, आफ्टर सबस्ट्रेट बाइंडिंग है। Coastline मॉडल में क्या है? यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज नॉट अपीयर, अप्रोच ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस चेंजिंग इन द कंफर्मेशन ऑफ एंजाइम, the substrate site become complementary to the substrate bind to the enzyme and is converting into product। क्या कंसेप्ट है यहाँ पे कि in absence of substrate complementary between enzyme and substrate is not apparent, approach the substrate induce changing in the conformation of enzyme, यानी कि सबस्ट्रेट के अंदर चेंजिंग हो गए with according to enzyme। ठीक है, the substrate site become complementary to the substrate and then substrate bind to enzyme and release product। And then again release of product restore the enzyme to its original conformation। अब अपन बात करते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है। Some enzyme process a site is addition to the substrate site known as the allosteric site। Binding of an allosteric molecule to allosteric site changing the conformation of the enzyme। Enzyme having allosteric site are termed as allosteric enzyme। अभी तक तो अपन ने क्या देखा कि एंजाइम के पास में सिर्फ एक ही साइट है जिसको अपन बोल रहे हैं एक्टिव साइट, लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पे एंजाइम के साथ में दो साइट रहेंगी। एक तो क्या रहेगी? आपकी एलोस्टेरिक साइट रहेगा, दूसरा आपका एक्टिव साइट रहेगा। दी एलोस्टेरिक साइट ऑल्सो नोन एज एलोस्टेरिक इफेक्टर बोल सकते हैं, मॉडिफायर बोल सकते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेटर। सम एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेट द कंफर्मेशन चेंजिंग रिक्वायर्ड टू सबस्ट्रेट बाइंडिंग। They are known as allosteric activator, positive modifier and negative। अब ये जो एंजाइम अपन ने फर्स्ट में तो अपन ने क्या डिस्कस किया था? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट रहता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होगा, यानी कि बाइंडिंग फॉर साइट ऑफ एक्टिवेटर। जो एंजाइम है इसको सबस्ट्रेट के साथ में बाइंडिंग होना है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा यहाँ पे जो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग होगा वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे जो एंजाइम है अभी इनएक्टिव एंजाइम है ना, सबस्ट्रेट के साथ में बाइंडिंग नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर था वो बाइंडिंग होगा। जैसे ही एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंडिंग होगा विद इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम इज कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव एंजाइम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होगा बॉन्ड विद सबस्ट्रेट एंड देन रिलीज प्रोडक्ट। यानी कि जो मेन कंसेप्ट था यहाँ पे क्या हुआ कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के हैंड में रोल ओवर कंट्रोल यहाँ पे था। जैसे ये बाइंडिंग होगा, इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव एंजाइम और देन कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये तो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। इसी तरीके से अगर अपन यहाँ पे एग्जाम ले लेकिन नेगेटिव का ले सकते हैं अपन। ठीक है कि यहाँ पे जो एलोस्टेरिक साइट है ना,
यहाँ पर क्या हुआ कि इनहिबिटर था, वो आके अगर बाइंडिंग हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इनएक्टिव एंजाइम कैन नॉट कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव एंजाइम, एक्टिव साइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, नेगेटिव एलोस्टैटिक रेगुलेशन बोल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास में सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट है, एंजाइम है, रेगुलेटरी साइट है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम, है ना। अब एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे एक्टिवेटर आएगा, एक्टिवेटर ने क्या किया, इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव एंजाइम, और यहाँ देखिए इधर इस तरफ है ना, मेरी तरफ नहीं देखना है, खड़े हो जाइए आप। हाँ। अरे आपको होना है पीछे, नहीं आपसे आगे वाली लाइन में जो मास्क लगा रखा। आप ही आ जाइए, आगे आ जाइए। मैंने ये कहा कि आपने बोला। मैं क्लास में उससे पहले ही मुझे लग गया था कि वो मैंने जब क्लास की थी तो फर्स्ट क्लास थी मेरी, है ना। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, अपन बिल्कुल लाइक स्कूल बॉयज है ना, 12th क्लास में जैसे आता है अपना वही चलता रहता सिनेरियो, लेकिन यहाँ पे आते ही 1 मंथ में चेंज हो जाता सब कुछ। आई राइट, सही हूँ ना मैं, क्या नहीं सुना? अब सुन लेना ध्यान से, एंजाइम वाला है ना कंसेप्ट। ठीक है, तो अपना क्या कंसेप्ट है अपना कंसेप्ट ये देख रहे हैं कि अपन जो एलोस्टेरिक साइट है वो किस तरीके से एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, चलना चाहिए इतना एंटरटेनमेंट बीच में, क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स मेरा मानना है कि जो आपका ब्रेन होता है ना, आप ओनली फिजिकली प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, मेंटली तो आप कहीं और जा चुके होते हैं। तो सेम कंसेप्ट था, मेरे साथ भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे पता है। चलिए, तो अपना कंसेप्ट क्या था, अपना कंसेप्ट ये कि जो एंजाइम है किस तरीके से फंक्शन होता है ना। सबसे मेन तो जो जनरल कंसेप्ट है वो क्या है कि एंजाइम होता है, उसके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, साथ में क्या होता है, सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा एक्टिव साइट के ऊपर और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ कि जो एंजाइम है ना, वहां पे 2 साइट है जो उसको रेगुलेट करेगा, है ना। तो रेगुलेशन क्या है, 2 तरीके से, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। सेम है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंडिंग नहीं हो सकते। ठीक है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर आएगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर आके यहाँ पे जैसे ही बाइंडिंग होगा साइट ओपन हो जाएगी, एक्टिव साइट का यहाँ पे क्या होगा, कंफर्मेशन चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट क्या करेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कॉम्प्लेक्स बना देंगे और फाइनली क्या करेंगे, रिलीज द प्रोडक्ट। क्लियर? Some allosteric regulator prevent the conformation changing required for the binding of the substrate. Such regulator also known as the allosteric inhibitor, negative modifier. ठीक है, an example of glucose 6-phosphate which inhibit hexokinase. अभी आपका मेटाबॉलिज्म तो शुरू हुआ नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट या हो गया स्टार्ट, जनरल केमिस्ट्री चल रहा है ना, वहां पे आएंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, जैसे आपने पढ़ा होगा G6PD ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, और ये सारे कहाँ पे आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? Glycolysis is the sequential process pyruvate glucose converting into pyruvate, है ना। क्या हेक्सोकाइनेज और एक एंजाइम और होता है वहां पे, एक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज? ओके, नहीं आता तो कुछ नहीं। क्या डिफरेंस है दोनों में, ग्लूकोकाइनेज एंड एक्सोकाइनेज? अपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, वहां पे लिखा होता है कि ग्लूकोकाइनेज ओब्लिक एक्सोकाइनेज। दो एंजाइम लाने की क्या जरूरत है वहां पे? बाकी कोई और? किसी को नहीं पता? अरे यही बता दो कि ग्लूकोकाइनेज जो ग्लूकोज पे वर्किंग करता है, एक्सोकाइनेज एक्सोस पे वर्किंग करता है, सही है ना ये? सब वहां भर दो, मैं अगर गलत भी बोलता हूँ ना तो भी तुम सब वहां भरते हो।
क्योंकि होता क्या है कि आप इस तरीके से याद कीजिए, सपोज कीजिए आपको ज्यादा लोगों को लेके जाना ना, माइग्रेट करना है लोगों को ना, तो अपन जेट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ आपको 2-3 लोगों को लेके जाना तो अपन लाइक हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे, है ना। जहां पे देखो, सुन लो थोड़ा सा ना, फिर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। ग्लूकोज को सेल्स में लेके जा रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो जहां पे ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, वहां पे वर्किंग कौन करेगा, ग्लूकोकाइनेज वर्किंग करेगा। क्लियर। जैसे कि लीवर सेल्स है, वहां पे आपको ग्लाइकोजन बनाना है वहां पे, है ना, तो वहां पे ग्लूकोकाइनेज वर्किंग करेगा। और जो हेक्सोकाइनेज है ना, हेक्सोकाइनेज वर्किंग करेगा जहां पे मिनिमम से मिनिमम भी अगर ग्लूकोज है ना, उसको भी अगर यूटिलाइज करना है, तो वहां पे वर्किंग कौन करेगा, हेक्सोकाइनेज वर्किंग करेगा। क्लियर। यानी कि जहां पे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे लाइक लीवर की सेल है ना, लीवर सेल्स में ग्लूकोकाइनेज वर्किंग करेगा। बाकी जहां पे स्मॉल सेल्स है, जहां पे अदर टाइप ऑफ शुगर है, तो वहां पे वर्किंग कौन कर रहा है, हेक्सोकाइनेज वर्किंग कर रहा है। यानी कि हेक्सोकाइनेज तो ऑल कंडीशन में वर्किंग करेगा, है ना। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है, जब ग्लूकोज का ज्यादा अमाउंट आ जाएगा तभी वर्किंग करेगा ग्लूकोकाइनेज। ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस हुआ कि बाइंडिंग एफिनिटी है। बाइंडिंग एफिनिटी में क्या रहेगा कि लो अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है तो भी हेक्सोकाइनेज तो उसको ट्रैप करेगा, क्योंकि हेक्सोकाइनेज बेसिकली अपन ने रखा ही कि मिनिमम से मिनिमम भी अगर आउटपुट आ रहा है तो भी उसको रिलीज करेगा, तो भी इसको कैच करेगा। आप सपोज कीजिए उस गेट से कोई भी एंटर कर रहा है, इस वाले गेट से ना, ठीक है, और अपने को उसको कैच करना है। अगर कोई ट्रेसेबल अमाउंट में भी आ रहा है तो भी हेक्सोकाइनेज वर्किंग करेगा। लेकिन जैसे ही वहां पे लॉट ऑफ अमाउंट आ जाएगा, ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, तो अपन हेल्प किसकी लेंगे, ग्लूकोकाइनेज की लेंगे। ठीक है। तो यानी जो बाइंडिंग होने की कैपेसिटी हेक्सोकाइनेज में ज्यादा है, क्योंकि अगर ट्रेसेबल अमाउंट में भी आ रहा है तो भी हेक्सोकाइनेज तो वर्किंग कर रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज के बीच में। अभी बाकी डिटेल अपन जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, तब अलग से टॉपिक आएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, इनहिबिटर आ जाएगा, सबस्ट्रेट आ जाएगा, नेगेटिव मॉड्यूलेशन ऑफ एन एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, बाइंडिंग है, एक्टिव साइट है। जैसे यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिटर आ जाएगा, एक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू इनएक्टिव एंजाइम, एंड देन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कैन नॉट बाइंड और प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिलीज। यहाँ से देख लीजिए आप, सबस्ट्रेट एंजाइम एंजाइम रेगुलेटरी साइट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंडिंग होना है, यहाँ पे इजीली बाइंडिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो एलोस्टेरिक नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक्टिव साइट ही आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, साइट क्लोज हो गया, है ना। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, तो जब आपस में बाइंडिंग नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, आई थिंक कोई नहीं है ना डाउट। Enzymes subject to allosteric inhibition are usually present at the start of long pathway. The allosteric inhibitor is generally the product of the pathway. The allosteric enzyme regulates the rate of formation of the product. अब ये कंसेप्ट भी आ गया कि आपको रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ा कि ये कंसेप्ट रखने का कि एलोस्टेरिक एक्टिव एलोस्टेरिक साइट का। भाई सपोज कीजिए हमारे को किसी भी चीज का सिंथेसिस करना है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करना है। अब जब कोलेस्ट्रॉल सफिशिएंट अमाउंट में अपने पास में है अवेलेबल, तो क्या करना है अपने को, रिएक्शन को क्लोज करना है। रिएक्शन को क्लोज करना तो अपन क्या करेंगे कि जो एंजाइम था वहां पे किसको भेज देंगे, अपन नेगेटिव वाले को भेज देंगे, इनहिबिटर को भेज देंगे। तो इनहिबिटर जब एंजाइम के साथ में बाइंडिंग हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू इनएक्टिव एंजाइम, और इनएक्टिव एंजाइम कैन नॉट बाइंड विद सबस्ट्रेट और कैन नॉट रिलीज कोलेस्ट्रॉल। आ गया ना कंसेप्ट। If the product is not being utilized, it will accumulate. अगर कोलेस्ट्रॉल अपने पास में है सफिशिएंट अमाउंट में, अपन उसको यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं, तो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। It inhibits the allosteric enzymes and further synthesis of the product is stopped.
ठीक है, व्हेन द प्रोडक्ट इज यूज्ड अब द एलोस्टेरिक एंजाइम बिकम फ्री एंड एक्टिव अगेन। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब कोलेस्ट्रॉल अपने पास में है यानी कि प्रोडक्ट अपने पास में है तो वहां पे क्या होगा, इनहिबिटर रिलीज हो, इनहिबिटर बाइंडिंग हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव है। जैसे आपके पास में प्रोडक्ट क्या होगा, खत्म हो गया, प्रोडक्ट नहीं है अपने पास में, रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, तो जो इनहिबिटर है वहां से रिलीज हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव एंजाइम की फॉर्म में आ जाएगा और किसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। एग्जांपल सबस्ट्रेट है, ये तो सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे है ना। E1 इज द एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है E1 यहाँ पे है ना। अब क्या होगा, P इज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। जैसे ही अपने पास में सफिशिएंट अमाउंट में बन गया प्रोडक्ट रिएक्शन के थ्रू, तो P क्या करेगा, P अब यहाँ पे आके इस रिएक्शन को फर्दर होने से ब्रेक कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा। क्लियर। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे इसको, कि कितना प्रोडक्ट का सिस्टम है, एंजाइम का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कोएंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना एंजाइम होगा रिएक्शन उतना ही होगा। सपोज कीजिए अपने पास एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा इन्होंने बताया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना सबस्ट्रेट होगा, जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक लिमिट तो ऐसा आएगा ना कि जब स्टॉप हो जाएगा ये सारी चीजें, है ना। कोएंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, एक लेवल तक अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक, एक लेवल तक अपन पीएच सूटेबल टेम्परेचर सूटेबल पीएच अपनी बॉडी का, वहीं पे रिएक्शन परफेक्ट अच्छा होगा। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। An enzyme catalyzes reactions by forming the enzyme substrate complex which dissociates the enzymes and the product. The enzymes may be considered to take a part of reaction so it is regenerated in its original form at the end of the reaction. ठीक है, एंजाइम में सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा। The rate of the initially reactions leading to the formation of ES is directly proportional to the product of molecular concentration of E and S. रेट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना एंजाइम होगा जितना सबस्ट्रेट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिलीज होगा। ठीक है, सिमिलरली द रेट ऑफ सेकंड रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रेट ऑफ फॉर्मेशन E and P। therefore the rate of formation of the product, the rate of overall reactions is proportionally to the enzyme concentration provided the analog substrate is available that combines with the enzyme। यानी कि जैसे जैसे अपन एंजाइम इंक्रीज करेंगे सेम अपना जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आल्सो, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एनालॉग एंजाइम्स इज अवेलेबल टू बाइंड द सबस्ट्रेट। अब सपोज कीजिए कि आप सबस्ट्रेट का तो अमाउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन अपने पास में एंजाइम की डेफिशिएंसी एंजाइम नहीं है तो भी आपका रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा ओवरऑल। However, the availability of enzyme in the cells is limited. When the substrate concentration rise initially is a proportional increase in the velocity of the reactions, but later is the rise in the velocity becomes slow until maximum velocity is reached. यानी कि बेल शेप का बन जाएगा। जैसे अपन इनिशियली में अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा लेकिन फिर एक सैचुरेशन आ जाएगा जिसके बाद में स्टॉप हो जाएगा वहां। ठीक है, ये वाला प्लॉट बन जाएगा यहाँ पे। जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे इंक्रीज होगा लेकिन एक लिमिट ऐसा जाएगा कि वहां पर फिक्स हो जाएगा फिर, है ना, इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ग्राफ है अपना कि ये बेसल रेट आपका, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव जो सेक्टर होते हैं वो शिफ्ट करते हैं आपको लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा यहाँ पे भी रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो आपको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे कि जैसे जैसे अपना क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव अगर इफेक्टर्स आएंगे तो आपका राइट साइड में कर्व शिफ्ट होकर चला जाएगा। दिख रहा ना, ये बेसल रेट है, पॉजिटिव आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कोएंजाइम कंसंट्रेशन।
If a coenzyme is required in the reaction, the concentration of coenzyme can also affect the velocity of the reaction. Some coenzymes are very tightly bound to the coenzymes and form an integral part of the holoenzymes molecules. What is the holoenzyme? Other coenzyme act as co-substrate in the reaction. If the coenzyme is an integral part of the enzymes, the effect of coenzyme concentration will be same as that of enzyme concentration. If the coenzyme act as a second substrate, the effect of coenzyme concentration is similar to that of substrate concentration. Temperature क्या रहेगा? If the velocity of a reaction is measured at different temperature and a curve is plotted between velocity and temperature, a ball like this curve बनेगा वहाँ पे. Initially, when the temperature rise, velocity also increase due to increase the kinetic energy of the reactant. ठीक है, लेकिन after saturation reaction decrease होने लग जाए. जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री है ना, वहाँ पे ही रिएक्शन सबसे बेस्ट होता है. ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर शुरू में अगर इनिशियली अपन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर सैचुरेशन वहाँ पे बहुत से कर्व बनता है. इस तरीके से ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही मैक्सिमम रहेगा. जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता गया. जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचेगा उसके बाद में डिक्लाइन होने लग जाएगा ग्राफ. Same pH का है आपका. If the velocity of reaction is determined at the different pH level and the velocity is plotted, अपन अगर बनाते हैं तो भी वही सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पे pH का भी. जैसे जैसे आपने pH पढ़ा है, ऑप्टिमम pH के ऊपर मैक्सिमम रहेगा आउटपुट, देन डिक्लाइन होने लग जाएगा ग्राफ. नेक्स्ट आता है अपना एंजाइम इनहिबिशन. ये आपने क्या देखा अभी तक? आपने देखा कि मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजाइम. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम में देखा कि जो एंजाइम होता है उसका एक साइट होती है जिसको अपन एक्टिव साइट बोलते हैं, वो सबस्ट्रेट होता है. एक्टिव साइट जो है वहां पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएंगे. ठीक है. दूसरा जो कंसेप्ट था, दूसरा कंसेप्ट क्या था कि जो आपका एंजाइम है ना, एक्टिव साइट है लेकिन साथ में क्या है, एलोस्टेरिक साइट हो रहा है. जो एलोस्टेरिक साइट पे अगर कोई पॉजिटिव वाला आके बाइंडिंग हो जाए तो क्या होगा वहां पे, इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव एंजाइम. एंजाइम और सबस्ट्रेट के बिटवीन कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा. लेकिन सेकंड चांस क्या है? सेकंड चांसेस ये कि आपका जो साइट है, एलोस्टेरिक जो साइट है, अगर वहां पे कोई नेगेटिव आके बाइंडिंग हो गया तो वो क्या करेगा कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसको तो क्लोज कर देगा और एक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू इनएक्टिव, देन एंजाइम कैन नॉट बाइंड विद सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिलीज. ठीक है. अब आता है एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम्स कैन बी इनहिबिट फॉर सर्टेन कंपाउंड्स. एंजाइम इनहिबिशन मे बी ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. क्या डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव? जनरल का कंसेप्ट है कि जो एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट पे अगर सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो गया तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना. अब सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एंजाइम है ना. अब इस एंजाइम के पास में सबस्ट्रेट आके बाइंडिंग होना है, क्लियर. लेकिन एंजाइम की साइट एक ही है, एक्टिव साइट है ना. लेकिन मेरे पास जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है दोनों का सेम लाइक स्ट्रक्चर है. इनहिबिटर का भी सेम स्ट्रक्चर है और सबस्ट्रेट का भी सेम स्ट्रक्चर है. तो अब जो एक्टिव साइट है ना, यहाँ पे बाइंडिंग होने के लिए दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, सबस्ट्रेट के बिटवीन और इनहिबिटर के बिटवीन. जो भी यहाँ पे पहले पहुंचेगा, अगर एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो गया तो रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो रिएक्शन नहीं होगा. अब जो एक्टिव साइट है वो तो डिफरेंशिएट कर नहीं पा रही है कि सबस्ट्रेट कौन सा है और इनहिबिटर कौन सा है. क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है. उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है बाइंडिंग होने के लिए, तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि मेरे पास एंजाइम है, पीछे से कोई भी इस पर रेगुलेटरी साइट रहता है ना, जो इसको फीडबैक देगा कि बाइंडिंग होना है या नहीं होना है.
अगर यहाँ पे इनहिबिटर बाइंडिंग हो गया, अगर एंजाइम के साथ में इनहिबिटर बाइंड होगा तो डेफिनेटली एक इनहिबिटर बाइंडिंग होने के बाद में एंजाइम कैन नॉट बाइंड विद सबस्ट्रेट और रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं है सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर के बीच में। यानी कि जो इनहिबिटर है ना वो किसी भी साइड पे आके बाइंडिंग हो सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना। अगर वो एक बार इनहिबिटर एंजाइम के साथ में बाइंडिंग हो गया तो क्या होगा, वहां पे एक्टिव साइट क्लोज हो जाएगी और सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम। तो इस तरीके का जो इनहिबिटर उसको अपन बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है कहाँ पे क्या अप्लाई अपन कहाँ पे करेंगे क्लिनिकली? क्लिनिकली अपन अप्लाई करते हैं जैसे कि क्या होता है, गाउट होता है ना, गाउट एक डिजीज होती है जिसमें क्या करते हैं कि अपन एलोप्यूरिनोल मेडिसिन देते हैं, है ना। तो जो एलोप्यूरिनोल होता है ना, जेंसिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ में वहां पे क्या करेगा, एलोप्यूरिनोल एक इनहिबिटर है ना, वो बाइंडिंग हो गया तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो एलोप्यूरिनोल है ना वो क्या कंपटीटर इनहिबिटर है ना, कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट के बीच में और एलोप्यूरिनोल के बिटवीन। तो दोनों का क्या स्ट्रक्चर सेम है, एलोप्यूरिनोल का भी और सबस्ट्रेट का भी। तो अपन ने जब अगर एलोप्यूरिनोल दिया है तो क्या होगा, वहां पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये जो रिएक्शन है बॉडी में, जो रिएक्शन हो रही है, इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, क्लिनिकली में अप्लाई करना है। कि अगर कोई भी आपको रिएक्शन बॉडी में रोकनी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्किंग कर रहा है ना। सिंपल सा अगर एग्जांपल लेते हैं अपन कि ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट, फर्स्ट स्टेप है विद द हेल्प ऑफ एक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। अब आपको पाइरुवेट का फॉर्मेशन करना नहीं है बॉडी में, है ना, ग्लूकोज बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, सपोज करना आपको अभी सिर्फ। तो अपन ने क्या किया कि अगर अपन किसी भी मेडिसिन से अगर अपन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को अगर इनएक्टिव कर देते हैं तो ग्लूकोज कैन नॉट कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट। जब एंजाइम ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो पाइरुवेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये अपना क्लिनिकली अप्लाई अपन वहां पे करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दिस इज आल्सो नोन एज द सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिशन। सबस्ट्रेट एनालॉग है, सबस्ट्रेट और इसके बीच में कंपटीशन होता है। इनहिबिटर हैज ए क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, विद सबस्ट्रेट। Inhibitor may bind the substrate site on the enzyme forming enzyme inhibitor complex, like substrate है, inhibitor है, ठीक है, एक्टिव साइट ये है, दोनों का सेम सेट है, यहाँ पे इनहिबिटर का भी सेम सेट है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो रहा है, प्रोडक्ट रिलीज होगा, लेकिन अगर इनहिबिटर आके बाइंडिंग हो गया तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है ना, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इन दोनों के बीच में क्या कंपटीशन है एंजाइम के साथ में बाइंड होने के लिए। आगे समझ में? However, the inhibitor cannot form the product. The presence of the inhibitor catalytic activity of the bind is inhibited. The inhibitor completes the substrate to bind the enzyme. सबस्ट्रेट एंजाइम है, इनहिबिटर एंजाइम है, सबस्ट्रेट इनहिबिटर एंजाइम, बाइंडिंग सेम स्ट्रक्चर। अगर इनहिबिट बाइंड हो गया, इनहिबिटर बाइंडिंग हो जाता तो रिएक्शन नहीं होगा, और सबस्ट्रेट अगर बाइंडिंग हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि आपको समझने के लिए ना, बाकी जो सेम है, प्रिंसिपल तो सेम है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिलीज होगा, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट भी है, एक्टिव साइट एंजाइम है, देखिएगा आप, ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स आ गया, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ये वाली जो साइट है सेम है, इनहिबिटर का भी और सबस्ट्रेट का भी। अब जैसे ही यहाँ पे इनहिबिटर बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन था, इनहिबिटर बाइंडिंग होने के बाद में सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम, नहीं हो रहा ना बाइंड यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, इसका अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। करेक्ट? Therefore, the type of inhibitor is known as the competitive inhibitor. Both enzyme substrate and enzyme inhibitor complex will be formed. यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि एंजाइम के साथ में कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन बट ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कैन फॉर्म द प्रोडक्ट, है ना भाई।
कपल तो दोनों रिएक्शन में हो रहा है वहां पे, ठीक है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट होगा या फिर एंजाइम प्लस इनहिबिटर होगा। लेकिन अगर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हो गया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर एंजाइम प्लस इनहिबिटर हो गया तो सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। If the substrate concentration is rise to a very high level, the inhibition will be partially कर सकते हैं। आपने क्या किया कि आपके पास में सपोज कीजिए इनहिबिटर 1 है तो जो सबस्ट्रेट है वो 10 है, तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं रिएक्शन होने के चांसेस है वो क्यों, क्योंकि वहां पे 10 लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट है, एक इनहिबिटर है, तो मैक्सिमम जो चांस है वो ये कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंडिंग हो जाएंगे। एक लेवल तक ये भी करते हैं रिएक्शन की सबस्ट्रेट का लेवल वो इंक्रीज कर दीजिए आप। Some competitive inhibition used as a drug like एग्जांपल दिया था कि गाउट का है, एलोपेरिनोल है, ठीक है। बाकी और भी है, बहुत सारी मेडिसिन है जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का रोल प्ले करती है। यहाँ पे देखिए क्या था, सिंपल अपन गाउट पे लेके चल रहे हैं कंसेप्ट कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होना है ना। यहाँ पे क्या आपके पास में हाइपोजेंसिन है, ठीक है। हाइपोजेंसिन अगर जाके बाइंडिंग हो जाएगा तो रिएक्शन होगा और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। गाउट में क्या हो रहा है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, अपने को यूरिक एसिड का लेवल कम रखना है या प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही नहीं करना यूरिक एसिड का। तो आपने क्या किया कि आपने एलोपेरिनोल दे दिया पेशेंट को। जब अपन एलोपेरिनोल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोजेंसिन और एलोपेरिनोल का क्या स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। एलोपेरिनोल आपने दिया है पेशेंट को तो एलोपेरिनोल क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंडिंग होंगे नहीं, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन होता है एलोपेरिनोल और हाइपोजेंसिन के बीच में, दोनों के बीच में क्या स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। हाइपोजेंसिन कन्वर्टिंग इनटू जेंसिन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, बट नाउ दिस हाइपोजेंसिन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा नहीं, हाइपोजेंसिन बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या बाइंडिंग होगा, एलोपेरिनोल, और क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जेंसिन ऑक्सीडाइज कन्वर्टिंग हाइपोजेंसिन इनटू जेंसिन एंड जेंसिन टू यूरिक एसिड इन गाउट, दिस रिजल्ट फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, एलोपेरिनोल इज यूज्ड टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। ये होता अपना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक होता आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कोई कॉम्पिटिशन नहीं किसी भी तरीके का, इनहिबिटर की मन की मर्जी, जब आएगा तब वो जाके एंजाइम के साथ बाइंडिंग होगा, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, है ना। The non-competitive inhibitor have no structure resemble with the substrate. They do not compete with the substrate, for the substrate act on the enzymes. They bind the enzyme. They bind to some of other region, other of the enzymes and tend to inactivate. Like example अगर हम देखते हैं, अपन ने देखा कि जब वहां पे कंपटीशन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो इनहिबिटर है वो कहाँ पे बाइंडिंग हो रहा है, एक्टिव साइट पे, है ना। लेकिन जहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा वहां पे क्या होगा कि सबस्ट्रेट जहाँ पे बाइंडिंग हो रहा था एक्टिव साइट पे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि इनहिबिटर है वो उसी साइट के ऊपर बाइंडिंग होगा। कहीं भी एंजाइम के साथ में अगर इनहिबिटर अटैच हो गया तो क्या करेगा, उसको एक्टिव एंजाइम कन्वर्टिंग इनटू इनएक्टिव एंजाइम, और फिर रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो साइट है वो स्पेसिफाई नहीं है कि उसको एक्टिव साइट पर ही बाइंडिंग होना है ना, तभी रिएक्शन रुकेगा। होल और एंजाइम का जो सरफेस है ना, कहीं पे भी बाइंडिंग हो जाएगा इनहिबिटर तो भी आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, है ना, आप किस तरीके से उनका डायग्नोस्टिक क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे। जैसे कुछ एंजाइम आपके पास में कि लीवर है, अपन कोई भी फंक्शन टेस्ट करते हैं, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, लाइक आपका टीएफटी है, एलएफटी है, केएफटी है ना, पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट है। आपके पास में पेशेंट आता है ओपीडी में, फर्स्ट टाइम आपने ओवरऑल स्क्रीनिंग करवा लिया है, अब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम
लीवर डिजीज, आपने मेडिसिन दे दी है। अब जब पेशेंट अपने पास फर्दर फॉलोअप के लिए आएगा तो अपने को पता कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, सीएलडी है, लीवर का प्रॉब्लम है। तो ऐसा तो है नहीं कि फिर से अपने पास में पेशेंट आ रहा तो फिर अपन फिर से सारे स्क्रीनिंग करवाएंगे, ये इकोनॉमिकली बर्डन रहेगा पेशेंट के ऊपर भी। तो अपन क्या करते हैं कि आपने देखा कि पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम था, ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीएलडी, तो आपने क्या किया कि प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया है कि जो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि लीवर फंक्शनेबल है या नहीं है, और जो मेडिसिन दी है उनसे कितना इफेक्ट हुआ, यानी अपने को लाइक फॉलोअप लेना है कि क्या डिफरेंस आया बिफोर मेडिसिन एंड आफ्टर मेडिसिन। तो आपने क्या किया कि जो भी ऑर्गन था, लीवर था, किडनी था, ठीक है, आपने उसके लिए प्रोफाइल सेट कर लिया है कि लीवर के अंदर ये जो एंजाइम्स है इनका लेवल बिटवीन दिस रेंज के बिटवीन होता है। आपके पास में जब फॉलोअप के लिए पेशेंट आएगा तो अपन वो ही मार्कर करवाएंगे जिनसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता चले कि एलएफटी क्या है, लीवर, जैसे कि अपन बोलते हैं एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। भाई अपने को पता कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीएलडी, तो आपको लीवर का स्टेटस लेना है। तो आपने क्या किया कि आपने एक ऐसा प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया है जहां से आपको ये पता चल रहा है कि लीवर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। लाइक एग्जांपल अपन लेते हैं कि आरएफटी क्या है ना। आरएफटी में अपन बताते हैं कि क्रेटिनिन इज द बेटर इंडिकेटर फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, है ना, क्रेटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट है। अब अगर क्रेटिनिन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कौन करता है? किडनी। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शनेबल है, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो क्रेटिनिन क्या होगा? कंटिन्यू फिल्टर होता रहेगा, यूरिन के थ्रू रिमूव होता रहेगा। लेकिन अगर वहां पे प्रॉब्लम हो गया कोई भी, ठीक है, एकीआई हुआ है, सीकेडी हुआ है, क्रोनिक किडनी इंजरी हुआ है, किडनी यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनेबल नहीं है, तो क्रेटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना बॉडी में। तो आपने क्या किया कि आपने क्रेटिनिन एस्टिमेट करवा दिया। अगर पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल है, दैट मींस किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि पेशेंट का आपने आया, आपने उसका क्रेटिनिन भी करवा रहे हैं, ओटीपीटी भी करवा रहे हैं, सीपीसी भी करवा रहे हैं, बाकी और पैरामीटर्स भी अपन करवाएं, पूरा ऑल और स्कैनिंग करवाएं। आपको अगर किडनी का फंक्शन जानना है कि किडनी प्रॉपर स्टेटस क्या है उसका, तो आपने क्रेटिनिन करवा लिया। कंसेप्ट आ गया ना समझ में कि भाई जो क्रेटिनिन है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, क्रेटिनिन को रिलीज करने का काम किसका है? किडनी का है। अगर किडनी के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है तो क्रेटिनिन कैन नॉट रिलीज, क्रेटिनिन रिलीज नहीं होगा और क्रेटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। तो इसी तरीके से कुछ एंजाइम जो क्रेटिनिन सपोज कीजिए जो किडनी एंजाइम रिलीज करता है, या फिर लीवर है कुछ ऐसा एंजाइम जो लीवर रिलीज करेगा। तो अपना यहाँ पे बेसिकली है, यहाँ पे अपना एंजाइम का आज की क्लास है ना, बोर्डन फंक्शन टेस्ट नहीं है। लेकिन अपन कोरिलेट इस तरीके से करें कि ये जो एंजाइम है जो लीवर के अंदर प्रेजेंट है, अगर आपने इन एंजाइम्स का लेवल चेक कर लिया है, एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कालाइन फॉस्फेट, अगर आपने देख लिया जीजीटी कितना आ रहा है, तो उससे अपने को क्या पता चल रहा है? उससे अपने को जो ऑर्गन है, पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, उसका स्टेटस पता चल रहा है कि प्रॉपर फंक्शनेबल है या नहीं है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम का आपका डायग्नोस्टिक में क्या रोल है, भाई आपके पास में पेशेंट आया, आपको डायग्नोसिस करना, जितना जल्दी डायग्नोसिस करेंगे वो बेटर रहेगा पेशेंट के लिए, है ना। अगर आप कहीं नहीं एंजाइम का तो कोई रोल ही नहीं डायग्नोसिस के अंदर, अगर कोई सीपीडी या सीएलडी का पेशेंट आ रहा है, आपको टीपीटी डीजीटी करवाना ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा लीवर का स्टेटस क्या है, लीवर प्रॉपर फंक्शनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो कुछ एंजाइम्स हैं जिनको आप क्या करेंगे, मेजर करवाएंगे। अगर ये नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनेबल है। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से की वैल्यू अब नॉर्मल आ रही है, दैट मीन्स सम डाउटफुल केस है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहां पे, तो अपन फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। तो रोल हुआ ना डायग्नोस्टिक करने के अंदर कि भाई जो लीवर वाले पेशेंट हैं या फिर जिनका बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, जैसे लाइक है ना, ओटीपीटी का लेवल बढ़ जाएगा वहां पे, जो अल्कोहलिक पेशेंट है उनका जीजीटी का लेवल बढ़ जाएगा, लीवर वहां पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो आपने जब जीजीटी एस्टिमेट करवाया तभी तो अपने को पता चला कि पेशेंट अल्कोहलिक है या लीवर की प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो इंपॉर्टेंस हुआ ना एंजाइम का डायग्नोसिस करने के लिए। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, the following plasma enzymes have become established diagnostic tool, है ना। आपका एलडीएच है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, आपका ट्रांसएमिनेज है, एसजीओटी, एसजीपीटी, सीके है, क्रेटिन काइनेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है, जीजीटी। कंफ्यूज मत हो जाना, एक जीजीटी होता है, जीटीटी होता है। जीजीटी मींस होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीजीटी होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। एक होता है अल्कालाइन फॉस्फेट, एलकेपी, एसिड फॉस्फेटाइज, एसीपी, अमाइलेज, लाइपेज, सेरुलोप्लाज्मिन। एलडीएच क्या होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, कैटालिसिस द इंटरकन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टेट, ठीक है।
टिश्यू डिस्टर्बेंस वेरी वाइड, कंसंट्रेशन मच हायर इन MI LDH। ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा है, ग्लूकोज कन्वर्टिंग टू पायरुवेट विद सुटेबल एनवायरमेंटल। अगर आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन है तो, लेकिन पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट, वहां पे एंजाइम कौन सा वर्किंग करेगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, वो वाला LDH है ना। अब कब इंक्रीज होता है LDH? MI के केस के अंदर, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर कोई भी मसल इंजरी होगा तो भी LDH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, MI के केस में क्या होता है कि राइजिंग 24 आवर्स आफ्टर इंफेक्शन, पीक वैल्यू इज रीच्ड अबाउट 3 days, लेवल रिटर्न टू नॉर्मल इज अबाउट 3। कंसेप्ट होता है, मैंने आपको पहले भी की, जो कार्डियक मार्कर है ना। सपोज कीजिए आपके पास में पेशेंट आया, अभी पेशेंट का कंप्लेन है कि आफ्टर 2-3 days पेशेंट को सीवियर पेन हुआ था, चेस्ट पेन हुआ था। अब आपको डाउटफुल है कि पेशेंट को MI हुआ होगा, है ना। अब MI आपको डायग्नोसिस करने के लिए आप ट्रोपोनिन टी करवा सकते हैं, ट्रोपोनिन टी करवाते हैं अपन, TK करवाते हैं, CKMB करवाते हैं अपन, ट्रोपोनिन आई करवाते हैं अपन, और अब LDH करवाते हैं। 2 पेशेंट आए आपके पास में, एक तो पेशेंट कह रहा है कि अभी विद इन 2-3 आवर्स पहले ही उसको ये प्रॉब्लम हुआ था कि सीवियर चेस्ट पेन हुआ था। एक पेशेंट आ रहा है कि आफ्टर 3 days सीवियर चेस्ट पेन हुआ था। तो अपन क्या करेंगे, आपको दोनों का सेम कंसेप्ट है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डायग्नोसिस दोनों का MI है या नहीं है। लेकिन जो आफ्टर बता रहा है कि 2-3 आवर्स पहले ही उसको पेन हुआ था, उसके लिए तो आप करवा रहे हैं ट्रोपोनिन टी। और जो बोल रहा है कि आफ्टर 3 days हुआ था, उसके लिए आप करवा रहे हैं LDH। बिकॉज क्योंकि जो LDH है ना, वो जब चेस्ट पेन हुआ उसके आफ्टर 24 बाद तो क्या हुआ, रिलीज हुआ। और जो पीक वैल्यू है वो कब है आपका? 3 days पे। 3 days पे पीक वैल्यू ट्रोपोनिन टी का नहीं है, 3 days पे पीक वैल्यू किसका है? LDH का है। तो यहाँ पे हुआ ना डायग्नोस्टिक इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम, कि आपको अगर 3 दिन बाद आ रहा तो आपको उसका LDH करवाना, ना कि ट्रोपोनिन टी करवाना है। अब सपोज कीजिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि 2 आवर्स का था, इन्होंने LDH करवा दिया। इन्होंने सुन रखा था कि LDH का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन LDH तो 3 दिन बाद लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो अभी जो अपने को करवाना है 2 आवर्स वाले के लिए, आपको ट्रोपोनिन टी करवाना है ना। कार्डियक पैनल ट्रोपोनिन टी, CKMB, ट्रोपोनिन आई जो अपन करते हैं आफ्टर 2-3 आवर्स। एनी क्लियर? ठीक है, ट्रांसएमिनेज है, SGOT एंड SGPT है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लीवर के लिए, है ना। LFT अपन करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो आप SGOT SGPT करवाते हैं। उसके अंदर अगर इसका लेवल हाई है तो लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मसल्स के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट को क्या है, MI है। नेक्स्ट आप है CK, क्रेटिनिन काइनेज, also known as creatine phosphatase, CK catalyzes the conversion of creatinine and creatine phosphate। सेम है, ब्रेन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम, मसल्स इंजरी आपको या फिर MI का केस है, अपन CK मेजरमेंट करवाएंगे। सीरम CK is rise in myocardial infarctions, myopathy and muscle injury being the rise within 3-6 hours of occur of the infection। MI का जैसे आपने बताया था कि CK मेजरमेंट करवाना है आपको, CKMB करवाना है, तो within 3-6 hours का रिटर्न टू नॉर्मल इज अबाउट 3 days। अगर आपने 3 days वाले के लिए आपने CK सेलेक्ट कर लिया तो वो तो नॉर्मल आ जाएगा। तो आफ्टर 3 days वाले के लिए अपना क्या लेना है, LDH मेजरमेंट करवाना है। मोर स्पेसिफिक एंड अर्ली इंडिकेटर ऑफ MI, ठीक है, लिख दिया इन्होंने। देन LDH एंड SGOT, कि आपका जो SGOT और LDH है ना, इससे बेटर अगर आपको अर्ली इंडिकेटर है, सीवियर पेन अभी हुआ है जस्ट आफ्टर 2-3 आवर्स पहले हुआ है, तो आपको CK मेजरमेंट करवाना, ना कि आपको SGOT और LDH करवाना। ये देख लीजिए, क्लियर कर है। एंजाइम का लेवल अपर लिमिट है ना, CK है, पीक लेवल पे कब है आपका, अराउंड 1 day तक है, ठीक है। SGOT है वो 2nd डे है, और LDH है वो 3rd डे है। तो अगर आपके पास में 3rd पेशेंट आ रहा है MI का, आपको लग रहा है ठीक है, फिजिकल एग्जाम करने के बाद में, तो आप उसका LDH करवाएंगे, है ना। आफ्टर 2 के लिए आप SGOT करवा लेंगे, तो फर्स्ट वाले के लिए आप CK या फिर ट्रोपोनिन T और I करवा लेंगे। चलिए, नॉन एंजाइम मार्कर ऑफ MI इंफेक्शन, ठीक है,
मायोग्लोबिन है, कार्डिन, ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई है, ठीक है। 1 to 3 आवर्स में रिलीज हो जाएगा, 4 to 6 में होगा, या 4 to 6 में रहेगा। पीक वैल्यू ऑफ 46, 18 to 36 एंड 12 to 24 आवर्स, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कब आ जाएगा? आफ्टर 24, 5 to 15 डेज में नॉर्मल आएगा ट्रोपोनिन टी एंड 5 to 10 डेज में कार्डियक ट्रोपोनिन आई नॉर्मल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक होता है जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। जो सीवियर एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए टेस्ट करवाते हैं अपन जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज ऑफ गामा ग्लूटामाइल reduce the glutathione and other substrate. Serum level increase is the most of the liver disease, ठीक है, and is the early indicator of alcoholic hepatitis। एक होता है अपना एलपीटी, alkaline phosphatase, ठीक है, group of enzymes that hydrolyze organic phosphate ester in the alkaline pH, ठीक है। Small amount come from intestine and placenta, release in the circulation of mainly from bone and liver। मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा एलपी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, सिमिलर एलिवेशन इन वायरल हेपेटाइटिस है, रिकेट्स है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म? पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। फंक्शन क्या है पीटीएच के? कैल्शियम अब्जॉर्ब करेगा। फॉस्फोरस, ब्लड कैल्शियम लेवल को तो इंक्रीज कर रहा है, फॉस्फोरस को क्या करेगा? फॉस्फोरस को भी इंक्रीज ही करेगा ना भाई। विटामिन डी है, विटामिन डी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम को ऑब्जर्व कर रहा है, फॉस्फोरस को ऑब्जर्व कर रहा है इंटेस्टाइन के थ्रू और बोन के थ्रू, और ब्लड कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो वो फंक्शन कौन करेगा? पीटीएच इंक्रीज हो जाएगा। और पीटीएच का फंक्शन क्या है? कैल्शियम को ऑब्जर्व करेगा और फॉस्फोरस को भी ऑब्जर्व करेगा। फॉस्फोरस को ऑब्जर्व नहीं करेगा। विटामिन डी है वो क्या करता है? दोनों को ऑब्जर्व करेगा, इंटेस्टाइन से और बोन से, कैल्शियम को भी ऑब्जर्व करेगा और फॉस्फोरस को भी ऑब्जर्व करेगा। लेकिन पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा? पीटीएच कैल्शियम को तो ऑब्जर्व करेगा और फॉस्फोरस को रिमूव करेगा। अगर आपने किसी पर्सन को पीटीएच का इंजेक्शन दे दिया, पैराथायरॉयड का इंजेक्शन दे दिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। फॉस्फोरस का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फॉस्फोरस यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगा और ब्लड के अंदर फॉस्फोरस लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? जैसे जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं ना, वहां पे क्या होता है? किडनी वाले पेशेंट होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी क्या है? कैल्सीट्रायोल 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफिरोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना। और विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल बनेगा, फिर क्या होगा? लीवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन होगा 25 पोजीशन के अंदर, फिर क्या होगा? लीवर से किडनी के पास में आएगा, फिर वहां पे अगेन 1 नंबर की पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और फिर अपन उसको बोलते हैं 125, यानी 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, 25 पे और 1 पे, तो उसको अपन बोलते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफिरोल या फिर कैल्सीट्रायोल, और इसको अपन बोलते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब अपन एग्जांपल ले रहे हैं सीकेडी वाले पेशेंट का, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज है। उनमें क्या हुआ? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव फॉर्म का तो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर नहीं रहा है। जब यहाँ पे क्या हुआ? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिर क्या हुआ? पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल। अब आपने क्या किया? सीकेडी का पेशेंट का किडनी डैमेज हो चुका है, सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया पेशेंट को। अब आपने पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट कर दिया। आपने क्या किया? किडनी इंप्लांट कर दिया, वहां पे ग्राफ्ट लगा दिया आपने। अब जब आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, टिश्यू प्रॉपर फंक्शन, एलोग्राफ्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, कोई रिजेक्शन कुछ नहीं हुआ। अब वहां पे क्या हो रहा है कि जब पहले तो कंडीशन क्या थी? सीकेडी था पेशेंट को, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर नहीं रहा था, कैल्शियम का लेवल क्या हो गया था? लो हो गया था बॉडी में, है ना। अब कैल्शियम का लेवल लो हो गया था, उसको मेंटेन करने के लिए कौन आया? पैराथायरॉयड आया। पैराथायरॉयड का फंक्शन तो क्या है? पैराथायरॉयड का फंक्शन तो ये कि फॉस्फोरस को रिमूव करे और कैल्शियम को अब्सॉर्ब करे। लेकिन अब पैराथायरॉयड रिमूव, फॉस्फोरस रिमूव तो तभी होगा ना जब किडनी फंक्शनेबल हो। किडनी फंक्शनेबल है नहीं, तब क्या हो रहा है? यहाँ पे पीटीएच का लेवल भी बढ़ा हुआ है, फॉस्फोरस का लेवल भी बढ़ा हुआ है और कैल्शियम का लेवल कम है ना।
सिचुएशन समझिएगा आप कि पीटीएच भी बढ़ा हुआ है। अदरवाइज होता क्या है, अगर पीटीएच है तो पीटीएच क्या करता है, फास्फोरस को अपने आप कम कर देता है। पीटीएच बॉडी में फास्फोरस को रहने नहीं देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन अब रिमूव करने का ऑप्शन तो अपने पास है नहीं, है ना, डोर ओपन है ही नहीं, किडनी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो पीटीएच भी आपका बढ़ा हुआ है और फास्फोरस भी बढ़ा हुआ है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जैसे ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, पेशेंट को क्या हुआ, किडनी इम्प्लांट हो गया, रिजेक्शन नहीं हुआ, किडनी प्रॉपर फंक्शन करने लग गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि इमीडिएटली पेशेंट विद इन 6 डेज या 7 डेज क्या होगा, पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया में चला जाएगा। अभी तो हाइपर फॉस्फेटेमिया था, लेकिन जैसे ट्रांसप्लांट हुआ इमीडिएटली 6 आवर, ठीक है, या 1 वीक के अंदर पेशेंट 1 वीक में क्या होगा, पेशेंट हाइपोफॉस्फेटेमिया में चला जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये कि फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए एक तो किडनी ने अपना इम्प्लांट कर दिया है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है वो। सेकंड कॉज क्या हुआ, सेकंड कॉज क्या है कि पीटीएच का लेवल ऑलरेडी बॉडी में बढ़ा हुआ है, पीटीएच नॉर्मल नहीं हुआ है अभी, पीटीएच नॉर्मलाइज होने में टाइम लेगा। तो दो रीजन हो गए कि पीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है और इधर से आपने क्या कर दिया, ग्राफ्ट लगा दिया, तो इमीडिएटली फॉस्फोरस रिमूव हो जाएगा और पेशेंट क्या करता है, विद इन वीक या 2 वीक्स में पेशेंट हाइपोफॉस्फेटेमिया में आ जाता है। इसलिए फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, कैल्शियम फॉस्फोरस, पीटीएच, विटामिन डी। क्लियर? मेल क्लोज कर दीजिए और मैडम